हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शूट आउट, है ना। शूट आउट यानी ऑल्टरनेट करंट क्लास 12th 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, है ना। 2026 में पूछे जाने वाले या बहुत ज्यादा चांसेस है जिसके पूछने वाले, है ना, वीवीआई क्वेश्चन, है ना। वीवीआई क्वेश्चंस फॉर 2026 सीबीएसई, है ना। क्या नाम है चैप्टर का? ऑल्टरनेट करंट। यानी ऑल्टरनेट करंट के लिए हम लोग शूट आउट करने जा रहे हैं ऑल्टरनेट करंट को। तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। तो आपके लिए तैयार किया गया है करियर अड्डा शूट आउट 2026, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आप देखेंगे इसमें ये पार्ट ए है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एन ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। तो क्या लिखेंगे? अ करंट which changes its magnitude continuously, and changes its direction periodically। क्या बोला अल्टरनेट करंट को? ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को टाइम के साथ बदल रहा है और अपने डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट। क्योंकि एक नंबर का है, इसमें लिखने के तो और भी चीजें हैं, लेकिन एक नंबर का है तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? व्हाट इज मीन्ड बाई द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो आरएमएस एक तरीके का एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू के जैसा होता है, ठीक है ना। एवरेज के भी अलग अलग तरीके हैं, मीन, है ना, एवरेज, आरएमएस, ये सब एक तरीके का एवरेज है। तो बोलोगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, तो आरएमएस वैल्यू क्या लिखोगे? रूट मीन स्क्वायर, है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज इक्वल टू, तो आरएमएस वैल्यू of AC is equals to I नॉट अपॉन रूट टू, यानी पीक वैल्यू अपॉन रूट टू। या फिर ऐसा बोल सकते हो इट इज एन एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल ऑफ 0 to t, यानी कंप्लीट साइकिल पे, है ना, एक तरीके का एवरेज है। और ये जो एवरेज है ये आरएमएस है। एक्चुअल में एवरेज दो तरीके से निकाला जाता है ना, और भी तरीके हैं। तो आरएमएस कैसे निकालते हैं बच्चों? किसी भी चीज का, जैसे सपोज 1 2 3 4 इसका आरएमएस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आरएमएस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन टोटल चीजें कितनी है? 4, और इन सब का क्या ले लेते हैं हम लोग? स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे पूछा एसी का आरएमएस क्या होता है, तो एसी का आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। जब इसका आगे डेरिवेशन आएगा तो फिर वहां पे हम इसको डिराइव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई इज 50 हर्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज द करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पर सेकेंड। अब देखिए बेटा, एसी साइकिल में क्या होता है? इस तरीके से एसी चल रहा होता है। तो एक कंप्लीट लूप में, है ना, एक कंप्लीट लूप में अपने डायरेक्शन को कितनी बार बदलता है? तो दे रखा है क्वेश्चन में, एक कंप्लीट लूप में कितनी बार बदलता है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ज। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि एक सेकेंड में ऐसे ऐसे 50 साइकिल्स को पूरा करता है, और एक साइकिल में 2 बार अपने डायरेक्शन को क्या करता है? वो चेंज करता है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड में ऐसे कितने लूप बना लेगा वो? क्वेश्चन में दे रखा है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, एक सेकेंड में ऐसे 50 लूप बनाएगा, और एक लूप में 2 बार डायरेक्शन बदलेगा। तो 50 इंटू 2 क्या लिखोगे आप? 100, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ द पीक वैल्यू इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ साइनोसॉइडल एसी वेव फॉर्म, है ना। तो आप बताइए बच्चों, आई आरएमएस क्या होता है? आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। और ये पूछा है कि ये
पीक वैल्यू का कितना परसेंटेज है, तो आई नॉट अपॉन रूट टू, अपॉन में इंटू में क्या लिखेंगे, आई नॉट इंटू में 100, तो यहां से आ जाएगा 100 अपॉन 1.41, इसकी वैल्यू अप्रोक्स में कितनी आ जाएगी, 70%, ठीक है ना, यानी आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू का लगभग 70% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट व्हाट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर कंप्लीट साइकिल। सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखोगे, 0, है ना। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एक कंप्लीट साइकिल पे एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई, है ना। तो V की वैल्यू होती है V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू होती है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहां से हम इसको डिराइव करते हैं। क्वेश्चन चूंकि 1 नंबर का है, तो आप सिंपली लिखोगे कि प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट या चाहे वो प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, दोनों के लिए एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An alternate EMF of the form is applied across a pure resistor. Or write down the expression for instantaneous current and instantaneous power. ठीक है ना, यहां पे दे रखा आपको V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ठीक। इंस्टेंटेनियस पावर, ऑल्सो स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करेंट। तो एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ऑफ द फॉर्म अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर, यानी एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर है, और यहां पे एसी सप्लाई है। आपको एक्सप्रेशन लिखना है इंस्टेंटेनियस करंट का, तो यहां पे बताइए बच्चों, V इज इक्वल टू, यहां पे जो सोर्स है वोल्टेज का, V इज इक्वल टू क्या दे दिया, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से करंट का फ्लो होगा, यहां से करंट फ्लो करते हुए ऐसे जाएगा, और इसके पास जो करंट जाएगा उस इंस्टेंटेनियस करंट को आप क्या बोल रहे हैं, आर। और मैं इस कंप्लीट साइकिल में किरचॉफ्स लॉ लगा दूंगा, तो यहां से आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, आप लिखेंगे V माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो V आपको दे रखा है V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई इंटू आर, और यहां से आप क्या बोलेंगे, I की वैल्यू को V नॉट अपॉन आर, I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। और जब इसको कंपेयर करेंगे हम, तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको हम आई नॉट बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट की जो वैल्यू बोलोगे आप, तो आई नॉट विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई आर। तो आपसे पूछा है कि करंट किस फेज में है, तो आपने इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में तो बता दिया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऑल्सो स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, तो आप बोलोगे ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0, है ना। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is reactance? Write expression for inductive reactance, capacitive reactance. How does capacitive reactance vary with frequency? तो सबसे पहले बच्चों reactance देखिए, यहां पे एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें आपने L दिया, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस दिया, ये आपका AC सोर्स का सप्लाई है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई या हिंड्रेंस, क्या लिखोगे रिएक्टेंस को, हिंड्रेंस offered by inductor or capacitor is called reactance। यानी कैपेसिटर और इंडक्टर जो अपोजिशन कर रहा है, जो अपोज कर रहा है करंट को, उस करंट के अपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस, ठीक है ना। और अगर
इसमें इंडक्टर लगा है सिर्फ, तो आप बोलोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर कैपेसिटर के फॉर्म में बात करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आपने बोला कि व्हाट इज रिएक्टेंस, तो लिख दिया हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर इज कॉल्ड रिएक्टेंस। राइट एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है भाई, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, है ना। सिंपली लिखेंगे हम, डिराइव करने नहीं बोला है आपको, सीधे एक्सप्रेशन लिखा है। XL इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड XC इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो दोनों के एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया। ठीक, उसके बाद क्या पूछा, हाउ डज कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी विथ फ्रीक्वेंसी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में आपने क्या लिखा, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा को आप क्या बोलेंगे, तो क्या देखा बच्चों, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, यानी आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट व्हाट इज मीन्ड बाय वाटलेस करंट, इन विच टाइप ऑफ AC सर्किट डज वुड वाटलेस करंट फ्लो। ठीक है ना, तो वाटलेस करंट क्या होता है भाई, स्टेट व्हाट इज मीन्ड बाय वाटलेस करंट। ठीक है ना, द करंट which do not consume power is called वाटलेस करंट। ठीक है ना, ऐसा करंट अगर आप इसको बोलोगे VRMS सॉरी, एवरेज पावर क्या होता है, RMS पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, है ना। तो ये जो IRMS cos फाई वाला करंट है, आप इसको क्या बोलोगे, यूजफुल करंट, है ना, यूजफुल करंट। और जो एक कंपोनेंट आता है VRMS IRMS साइन फाई, है ना। तो यहां जो IRMS साइन फाई आएगा तो वाटलेस करंट क्या होगा, IRMS साइन फाई। तो मैथमेटिकली आप इस तरीके से लिख सकते हो कि उस करंट का एक कंपोनेंट जो साइन फाई वाला है, तो IRMS साइन फाई ये वाटलेस करंट होगा, और ये वाला वाटफुल करंट होगा। ठीक है ना, और डेफिनेशन में कैसे लिखोगे, द करंट विच डू नॉट कंज्यूम पावर लॉस या पावर कंज्यूम पावर इज कॉल्ड वाटलेस करंट, सिंपली। अच्छा, उसके बाद पूछा, इन विच टाइप ऑफ AC सर्किट डज ये वुड वाटलेस करंट फ्लो। तो आप लिखोगे प्योरली, है ना, L एंड C, यानी इंडक्टेंस एंड कैपेसिटिव सर्किट, है ना। L और C वाले सर्किट में, यानी प्योरली L लगा है, प्योरली C लगा है, तो ऐसे सर्किट में क्या होता है, वाटलेस करंट का फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है, 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, अ सीरीज सर्किट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 12 ओम। एक सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 12 ओम। अ कैपेसिटर हुज रिएक्टेंस इज XC इक्वल टू 14 ओम एंड इंडक्टर, यानी एक ऐसा सर्किट है जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस भी है R इज इक्वल टू 12 ओम, और कैपेसिटर भी है जिसका रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 14 ओम, एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, है ना, एक इंडक्टर भी लगा है जिसका इंडक्टेंस कितना दे रखा है आपको, 0.1 हेनरी। द सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट RMS, यानी AC सर्किट है, यहाँ पे VRMS की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 200। ठीक, और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है सर्किट में, करंट का फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 50 हर्ज। तो अब पूछा है आपसे, कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। XL की वैल्यू आप लिखोगे, ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है आपको 50 एंड एल की वैल्यू दे रखी है 0.1। तो ये दोनों मिलके आ गया 50 इंटू 200,
और ये भाई साहब यहाँ पे आके एक 0 डेसिमल उड़ गया, ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसा आ गया 10 इंटू 3.14 यानी 31.4 ओम। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आया वो 31.4 ओम का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी में, ये हो गया कितना आया 31.4 ओम। कंप्यूट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी आर भी है, एल भी है और एक्ससी भी है। तो यहां से बताइए बच्चों, यहां से एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 31.4। अब आपसे पूछा कंप्यूट द इम्पीडेंस, तो जेड की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये इम्पीडेंस ऑफ एलसी आर सर्किट होता है। तो आर की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 31.4 है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि स्क्वायर होने वाला है। 31.4 माइनस में 14 का स्क्वायर, तो यहां से आप क्या लिखेंगे 144 और ये कितना आ जाएगा आपका 17.4 का स्क्वायर। तो ये लगभग आ जाएगा 144 प्लस में आ जाएगा आपका 290 के अप्रॉक्स, 290 या 300 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे 300 और 400 लगभग 440 के करीब आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी z की वैल्यू आ जाएगी, है ना 440 अंडर रूट 440 की वैल्यू लगभग कितनी होगी तो 21 के आसपास होगी। ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन में करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग कितना आ जाएगा टोटल इंपीडेंस z इक्वल्स टू 21 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अच्छा इसी में और भी पार्ट है बच्चों, ये वाला हो गया। उसके बाद पूछा है कैलकुलेट द करेंट एम्पलीट्यूड आई नॉट इन द सर्किट। तो आई नॉट की वैल्यू पूछा है, तो आप क्या लिखोगे जेड ई इज इक्वल टू आई जेड, ई इज इक्वल टू आई जेड। चूंकि यहां पे आपको वोल्टेज दे रखा है, आरएमएस वोल्टेज दे रखा है, तो आरएमएस वोल्टेज कितना है बच्चों, आरएमएस वोल्टेज है आपके पास 200, ठीक है ना। तो यहां से मैं ई आर एम एस लिखूंगा ई नॉट बाई रूट 2। तो ई नॉट कितना आ जाएगा ई आर एम एस इंटू में रूट 2। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई आई आर एम एस कितना आएगा बच्चों आई नॉट बाई रूट 2। अगर मैं यहां से ई नॉट लगा रहा हूं, ई नॉट विल बी इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड, है ना। और ई आर एम एस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू में जेड। तो यहां पे आपको ई आर एम एस दे रखा है लेकिन आई नॉट पूछा है, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 और इंटू में क्या लिखेंगे जेड, है ना। आई आर एम एस की जगह हमने आई नॉट बाई रूट 2 लिख दिया। इसकी वैल्यू आपको 200 दे रखी है, 200 यहां से रूट 2 ले गए तो रूट 2 इज इक्वल टू आई नॉट आपको नहीं पता, और z की वैल्यू आपने z की वैल्यू क्या किया निकाल रखा है। z की वैल्यू कितनी है लगभग 21 ओम, तो इनटू में क्या लिखेंगे 21 ओम। तो आई नॉट विल बी इक्वल टू 200 इंटू 1.41 अपॉन 21। तो आई नॉट की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स कितनी आ जाएगी 14 एम्पियर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई नॉट की अप्रोक्स वैल्यू 14 एम्पियर के करीब आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट इज गिवन बाई। इंस्टेंटेनियस करंट क्या दे रखा है आपको I इज इक्वल टू 10 साइन 300 t, V इज इक्वल टू 200 साइन 300 t। Find the instantaneous power at time t equals to 0. Also compute the average power dissipated over one complete cycle. तो सबसे पहले आपको इंस्टेंटेनियस पावर लिखना है। तो आपको पता है बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू बी इंटू आई। तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखेंगे जिसकी वैल्यू है 200 साइन 300 t, और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको तो 10 साइन 300 t। तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा 200 इंटू 10, ये आ जाएगा 2000 साइन 300 t साइन 300 t, तो ये आ जाएगा आपके पास
साइन स्क्वायर 300t। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये इंस्टेंटेनियस पावर का आपने फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा, अब पूछा है t बराबर 0, तो t बराबर 0 rखेंगे तो पावर एट t इक्वल टू 0, तो यहाँ t की वैल्यू को 0 रख देंगे, तो पावर एट t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000 इंटू साइन स्क्वायर 300 इंटू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस पावर एट t इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो आपने t इक्वल टू 0 पे पावर की वैल्यू कितनी रख दी, 0 रख दी। अब पूछा है ऑल्सो कंप्यूट द एवरेज पावर, है ना, ऑल्सो कंप्यूट द एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, यानी अब इस पावर से एवरेज पावर निकालेंगे। तो पी एवरेज कैसे निकालेंगे बच्चों, 200 साइन स्क्वायर 300t ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 0 to t अपॉन क्या लिखेंगे इसको dt, और कहां से कहां तक बच्चों, 0 से t तक। और साइन स्क्वायर का ये 2000 है बच्चों, साइन स्क्वायर का एवरेज जो है वो एक साइकिल के बाद, एक कंप्लीट साइकिल के बाद वो 1/2 होता है। तो क्या आ जाएगा यहां से 2000 इंटू 1/2। आप इसको, इसके डेरिवेशन को मैंने क्लास में कराया है ना, या फिर एसी के लेक्चर में आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। एसी चैप्टर के लिए आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, बार बार इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है। ठीक, तो आप सीधा बोलोगे 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dt, ये कितना होता है 1/2 होता है। तो 2 से मैंने कट कर दिया 2000 को, तो कितना आ गया बच्चों, एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल इज 1000 वाट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर थ्योरी एप्लीकेशन 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है ना। देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट अंडर साइनोसॉइडल AC, ड्रॉ द फेजर डायग्राम showing voltage and current phasor in that circuit, explain how the impedance changes when frequency of the AC source changes। तो 1 by 1 करते हैं। सबसे पहला कौन सा सर्किट है भाई, RLC सर्किट है ना, RLC सर्किट है, इसमें आपको Z की वैल्यू को निकालना है, डिराइव करना है। तो सबसे पहले बोलोगे L C and R are connected in series, therefore क्या लिखेंगे आप, therefore ना, therefore current in all will be same। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, आप क्या बोलेंगे कि R L C तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है इसीलिए तीनों के अंदर जो करंट जाएगा कैसा जाएगा, तो सेम जाएगा। तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लीजिए, यहाँ पे इंडक्टर बना लीजिए, और यहाँ पे कैपेसिटर बना लीजिए। ये आपका AC सोर्स है, ठीक है। यहां से करंट गया तो करंट जब जाएगा इसमें सब में करंट कैसा जाएगा, सेम जाएगा बच्चों। ठीक, तो पहली बात ये आ गई। ठीक, अब क्या बोला, LC आर कनेक्टेड इन सीरीज देयरफॉर करंट इन ऑल विल बी सेम। पहली बात तो ये आ गई। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस में जो करंट है, तो आप बोलोगे करंट इन रेजिस्टेंस, करंट इन रेजिस्टेंस विल बी इन फेज, will be in phase with voltage। देखिए बच्चों यहां पे जो करंट गया और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जिसको हम VR बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस करंट दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है ना। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, देखिए ध्यान से, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और इसमें जो करंट आई जा रहा है, दोनों में क्या है, आप बोलोगे वोल्टेज लीड करेगा करंट को। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, VC बोल रहे हैं, और जो करंट इसमें गया है तो यहाँ पे करंट क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहाँ का वोल्टेज लैग करेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ का वोल्टेज
लीड करेगा पाई बाई 2 से, और यहां का वोल्टेज क्या बोलेंगे बच्चों, सेम फेज में होने वाला है। किस में होने वाला है, सेम फेज में होने वाला है करंट के साथ, ठीक है ना। तो अब मैं बोलूं इसका करंट और इसका करंट, दोनों करंट में पाई बाई 2 का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो इसके वोल्टेज में और इसके वोल्टेज में भी क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, कितने का, पाई बाई 2 का। तो यहां पे देखिए डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, फेजर डायग्राम। तो अगर मैं बच्चों इसको वी आर बोल रहा हूं तो ये आपका क्या रहेगा, वी एल, क्योंकि ये वाला वोल्टेज लीड कर रहा है इस वाले वोल्टेज को, और वीसी क्या करेगा बच्चों, लैग करेगा। तो ये एलसीआर सर्किट का एक तरीके का फेजर डायग्राम आ गया। ये आर को दिखा रहा है, वोल्टेज अक्रॉस आर, ये वोल्टेज अक्रॉस एल, और ये वाला वोल्टेज अक्रॉस सी। तो अब इस वेक्टर को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, आप मान लेते हो इफ वी एल इज ग्रेटर देन वीसी, वी एल इज ग्रेटर देन वीसी, तो वी एल और वीसी ज्यादा है, तो नेट वेक्टर कैसा आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे यहां से यहां तक आएगा, कितना आएगा, वी एल माइनस वीसी, ये नेट वेक्टर आ जाएगा वी एल और वीसी का, और ये तो वी आर है ही, तो इन दोनों का नेट जो आएगा वो कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। इन दोनों का नेट कितना आएगा, इस तरीके से आएगा। इन दोनों का नेट कितना आएगा, इस तरीके से आएगा, और वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे वी आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा नेट ईएमएफ, तीनों का वोल्टेज मिलके जो आएगा, नेट ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे, मैं नेट ईएमएफ को फिर से लिख देता हूं, तो नेट ईएमएफ जो आएगा, आप क्या बोलोगे, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ई विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, वी आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ई विल बी इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अब यहां से आप देखेंगे वी आर को क्या बोलेंगे बच्चों, आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल को क्या बोलेंगे, आई एक्स एल, आई इंटू एक्स एल, वीसी को क्या बोलेंगे, आई इंटू एक्स सी, इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब देखो बच्चों, यहां से आप आई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस इसमें से आई कॉमन निकालेंगे, तो आई स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब यहां से वापस से देखेंगे, आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ई विल बी इक्वल टू आई ऐसा निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस जैसा आ रहा है। तो आप अब यहां से क्या बोलोगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इंपीडेंस। तो एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस की वैल्यू कितनी आ गई, जो रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस के जैसा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहला पार्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, इंपीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, पहला पार्ट हो गया। ड्रॉ द फेजर डायग्राम टू शोइंग वोल्टेज एंड करंट फेजर्स इन दैट सर्किट, तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया, वोल्टेज वी आर, वी एल और वीसी के लिए, तो ये आपका जो आ गया फेजर डायग्राम। एक्सप्लेन हाउ द इंपीडेंस चेंजेज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स चेंजेज, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका जो जेड की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को क्या बोलोगे आप, ओमेगा एल, एक्सी को क्या बोलेंगे बच्चों, ओमेगा सी, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2 ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी, इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा ओमेगा यहां से कट जाएगा और क्या जाएगा, -2/c, ये सब के सब कहाँ पे है, अंडर रूट में है। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2l अपॉन सी, ठीक है ना बच्चों। तो यहां देखिए आप फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, z की वैल्यू आप देखेंगे ये सब कहां पे है,
तो Z जो है फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये गलती आ गया बच्चों, यहाँ पे देखेंगे ये ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर 1 में आ गया, ठीक है ना। मैं इसको वापस से करता हूं, तो Z इक्वल टू क्या आ रहा है, तो Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ रहा है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 ए बी। तो यहाँ से ओमेगा ओमेगा कट जा रहा है और ये वैल्यू इस तरीके से आ रही है। तो Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2L अपॉन सी, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ओमेगा के साथ Z किस तरीके से डिपेंडेंट है, तो आप इस रिलेशन को लिख दोगे। क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ द इम्पीडेंस चेंजेज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स चेंजेज। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 पाई एफ। तो यहाँ पे Z जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में लिख रहा हूं, तो आप लिखोगे एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा 1 अपॉन एफ में, तो Z इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा के में कैसे डिपेंडेंट होगा, तो एफ का स्क्वायर अपॉन में सॉरी प्लस 1 अपॉन एफ का स्क्वायर, यहाँ से लिख लेंगे। ये Z की वैल्यू है, ओमेगा एल, ओमेगा के बारे में क्या लिखा 2 पाई एफ, 2 पाई एफ मतलब फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो 2 पाई एफ का स्क्वायर है, यानी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे, यहाँ पे ओमेगा नीचे में है। तो फाइनली Z किस तरीके से डिपेंडेंट कर रहा है, तो Z इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, आप बोलेंगे एफ स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एफ स्क्वायर, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए, तो ये रहा आपका कंप्लीट शूट आउट फॉर 2026। इसमें एक क्वेश्चन है बच्चों AC ट्रांसफार्मर के लिए, है ना, ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI फॉर 2026, है ना, ये स्पेशल क्वेश्चन है। तो इसको मैं स्पेशल सीरीज में स्पेशल क्वेश्चन में इसको ऐड ऑन करूंगा। ट्रांसफार्मर के लिए एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशन को अपलोड करूंगा, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो। ये ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2026। थैंक यू सो मच।